नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मैथ्स विद दिलीप में। आज से हम जो है आरबीएससी क्लास 10th मैथ्स का पूरा कोर्स शुरू कर रहे हैं। और अगर आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो इस पूरी सीरीज को जरूर देखना। और आज हम चैप्टर 1 वास्तविक संख्या जो रियल नंबर्स हैं उनका हम इंट्रोडक्शन समझेंगे, परिचय समझेंगे उनका। तो चलो आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो 10th क्लास की जो मैथ की बुक होगी, इसके अंदर हम पहला चैप्टर जो है वास्तविक संख्या है उनको समझेंगे, क्योंकि रियल नंबर्स है। क्योंकि यहाँ पर है कि भाई वास्तविक संख्या, इनका परिचय जो होगा वो परिचय हमें पढ़ना है। इस परिचय में इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बस यह है कि वास्तविक संख्या है कि इसमें हमें सबसे पहले यही देखना है कि जो चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, वो रियल नंबर वास्तविक संख्या है क्या, उसके बारे में जानकारी लेनी है। तो हम देखते हैं वो क्या है, समझते हैं। चलो तो ये देखो, वास्तविक संख्या है क्या, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे, उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो ये देखो, तो यहाँ पर लिखते हैं हम वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या है? अब वास्तविक संख्या जो है उसके बारे में देखना है। तो वास्तविक संख्या जो होती है वो दो प्रकार की होती है। अब वो कौन कौन सी होती है वो देखते हैं हम कि जो वास्तविक संख्या होंगी वो होंगी दो प्रकार की। वो कौन कौन सी होंगी देखो, वो होंगी एक तो परिमेय संख्या, है ना, एक होंगी परिमेय संख्या, और एक होंगी हमारे पास अपरिमेय संख्या। कौन सी होंगी? अपरिमेय संख्या। और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, अब इन दोनों में देखना है परिमेय संख्या कौन सी होती है ना, एक कौन कौन सी होती है परिमेय संख्या है क्या। परिमेय संख्या देखते हैं हम, जो कि यहाँ पर एक मेन टॉपिक हमारे पास हो जाता है, ये परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या है ना, परिमेय संख्या है क्या। अब इस परिमेय संख्या के बारे में हम देखें तो ये परिमेय संख्या है क्या, तो इसमें कई सारी संख्याएं आती है। परिमेय संख्या जैसे है प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है और परिमेय संख्या। तो जो कि प्राकृत संख्या क्या होती है, सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृत संख्याओं की। प्राकृत संख्या, अब प्राकृत संख्या कौन सी होती है? अब प्राकृत संख्या जो होती है वो होती है जैसे कोई भी नंबर्स है, कोई भी चीज है। जैसे कि हम ये पेन ले लेते हैं, इन दोनों की हम गिनती करते हैं। कैसे करेंगे स्टार्ट? एक और दो। तो मतलब कि जो संख्या एक और दो, कोई सी भी संख्या जिसे हम उससे स्टार्ट करेंगे, बोलना से स्टार्ट करते हैं, गिनती से स्टार्ट करते हैं हम एक से। मतलब जो संख्या, वह संख्या जो एक से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। तो मतलब कि जो एक से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है वो संख्या क्या कहलाती है? तो प्राकृत संख्या कहलाती है। और यानी कि जो एक से स्टार्ट होंगी और अंत तक जो एक है, दो, ये 3 4 5 6, यानी मतलब कि ये जो अंत तक जाएंगी, अनंत तक, जैसे कि एक से स्टार्ट होंगी और अनंत तक जाती है, वो होगी प्राकृत संख्या है। और सेकंड हमारे पास है कि पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या कौन सी होती है? पूर्ण संख्या देखे तो वही यहाँ पे पूर्ण संख्या होती है। देखो, जो संख्या बस प्राकृत संख्या होती है, लेकिन वो क्या होता है पूर्ण संख्या के अंदर, वो स्टार्ट हो जाती है जीरो से। किससे स्टार्ट होती है? जीरो से। जैसे कि है 0 1 2 3 4 5 6, यानी कि प्राकृत संख्या में एक से स्टार्ट होकर के वह अनंत तक जाती है, और पूर्ण संख्या के अंदर जीरो से स्टार्ट होकर के अनंत तक जाती है। बस इतना सा डिफरेंस, और ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, बस इसके अंदर आगे जीरो लग जाता है सबसे पहले। और तीसरी जो और होती है हमारे पास, तीसरी और जिसका बहुत महत्वपूर्ण, वो यानी कि वो तीसरी जो है हमारे पास संख्या, वो बहुत काम आएंगे वाले चैप्टर के अंदर। दो तीसरी संख्या है पूर्णांक संख्या। कौन सी है? पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या के कौन सी होती है? अब हम पहले बात बताए कि पूर्णांक संख्या में क्या होता है, यानी कि प्राकृत संख्या में सिर्फ और सिर्फ चलती है क्या, एक से स्टार्ट होकर के अनंत तक। पूर्ण संख्या के अंदर जीरो से स्टार्ट होकर के अनंत तक। अब इसमें क्या होता है कि ये भी पूर्णांक संख्या, लेकिन इसके अंदर माइनस की संख्या और प्लस की संख्या दोनों आती है। कैसे आती है दोनों, तो हम देखते हैं। यहाँ पर जो जीरो है, इस जीरो के दाईं ओर तो आती है प्लस की संख्या 1 2
3 4 डैश डैश डैश, और बाई तरफ आती है माइनस की संख्या, -1 -2 -3 डैश डैश डैश, यानी कि ऐसे, यानी इस तरफ तो आएंगे क्या, माइनस की संख्या, और इस तरफ आएंगे क्या, प्लस की संख्या, और बीच में ये रह जाता है ना। यानी कि ये जो जीरो के दाईं ओर आएंगे प्लस की संख्या है, और बाईं ओर आएंगे माइनस की संख्या है, तो वह क्या कहलाती है, पूर्णांक संख्या है। ये होती है पूर्णांक संख्या है। तो हमने बात कर ली इनके बारे में, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्याओं के बारे में। तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि संख्या, प्राकृत संख्या क्या है, जो कि जीरो, एक से स्टार्ट होकर के अनंत तक खत्म होती है। पूर्ण संख्या जो होती है वो जीरो से स्टार्ट होकर के अनंत तक जाती है। और पूर्णांक संख्या के अंदर जीरो के दाईं ओर धनात्मक संख्याएं होती है सारी, जो कि एक से अनंत तक जाएंगी, और जीरो के बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं होंगी, जो कि एक से -1 से माइनस अनंत तक जाएंगी। यानी कि ये सब इसको ये होती है। और हम जब बात करें कि भाई मेन हमारी आइडेंटिटी परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या, अब परिमेय संख्या वो होती है जिसको हम क्या कर सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। यानी कि जो हमारा P/Q है उसके रूप में हम लिख सकते हैं किसको, परिमेय संख्या को। अब परिमेय संख्या वो होती है जिनको हमें P/Q रूप में लिख सकते हैं, और यहाँ पर जो Q जो है वो नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, यानी कि Q 0 के बराबर नहीं हो सकता। यानी जो P/Q के अंदर जो Q हर है ना इसका, वो 0 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जब हम 0 का कोई मान लीजिए, जो P और Q जो है ना वो पूर्णांक संख्या होती है। क्या होती है? ये P और Q पूर्णांक होते हैं। यहाँ पर लिखते हैं कि P तथा Q पूर्णांक है, यानी कि, और ये P और Q जो है ना ये पूर्णांक है। तो पूर्णांकों के अंदर क्या है, यदि P जो है मान लेते हैं कि 2 है ना, तो यदि हम P/Q के रूप में इसे लिखते हैं तो Q जो है नॉट इक्वल 0 होगा। क्यों? क्योंकि हम कह सकते हैं कि भाई Q जो है यदि 0 होगा तो इसका मान क्या होता है, अनंत, इन्फिनिटी होता है। यानी कि क्या होता है, अपरिभाषित, इसका मान होता है अपरिभाषित। तो मतलब कि यह जो है परिभाषित नहीं हो सकता, यह मान कभी ज्ञात नहीं हो सकता, तो इसलिए इसका मान नॉट इक्वल 0 होता है, तो यह मान नहीं हो सकता। तो ये दोनों पूर्णांक है, तो इन दोनों का पूर्णांक ही मान आएगा, है ना। बस यही है इसके अंदर। और पूर्ण परिमेय संख्या यही थी जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वह परिमेय संख्याएं होती है। अब सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है कि भाई अपरिमेय संख्या क्या होती है। क्या? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होती है इनके बारे में देखते हैं। तो अपरिमेय संख्या क्या होंगी भाई, अब अपरिमेय संख्या जो होती है वो क्या होती है, अब उनके बारे में हम जाने। तो अपरिमेय संख्या जो होती है वो ये है कि भाई यहाँ पर एक चीज थी परिमेय संख्या, जो कि क्या है, P/Q के रूप में लिखी जा सकती है और Q बराबर 0 नहीं होती है, तो वह तो है परिमेय संख्या। और यहाँ पर इसका उल्टा होता है। कैसे? कि P/Q जो होता है, P/Q के रूप में इसे नहीं लिखी जा सकती, नहीं लिखी जा सकती, यानी कि वह संख्या, अरे यार, यानी कि वह संख्या है जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, है ना, वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। बस इतना ही था। और इसके अंदर जो Q बराबर है नॉट इक्वल 0, यानी वो तो एज इट इज रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हर जो है वो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों में अपरिभाषित, कोई भी जिसका 0 का भाग हम दे तो कोई भी मान उसका परिभाषित नहीं हो सकता, वो कभी आंसर नहीं आता उसका, इसलिए वह Q नॉट इक्वल 0 होगा। बस Q बराबर 0 नहीं होगा। तो यहाँ पर P/Q के रूप में इसको नहीं लिखा जा सकता, तो यह अपरिमेय संख्या होगी, और जिसको लिखा जा सकता है P/Q के रूप में वो परिमेय संख्या होगी। बस इसके अंदर इतना सा ही है। तो P/Q, जैसे कि हम इसका उदाहरण ले, है ना, क्योंकि यदि P/Q के रूप में हमने किया था, मतलब उसका उदाहरण था कोई भी संख्या, मान लो कि 1/2 है ना, 0/1 है, और 3/2 है ना, 2/3 है, ऐसे मान लो कि 4/2 है। मतलब ये तो क्या थी, ये तो थी परिमेय संख्या है ना, ये ऐसे परिमेय संख्या को लिखा जा सकता है। वर्ड यहाँ पर हम इसको
अपरिमेय संख्याएं जो होंगी इनको परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो √2 ये अपरिमेय संख्या होती है, फिर √2/3 ये अपरिमेय संख्या हो सकती है, जो कि है वो अपरिमेय संख्या है ना। ये अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन हमने जो अंदर माइनस लिखा है वो अगर जो माइनस है ना अंदर, है ना, ये अपरिमेय संख्या नहीं होगी। यानी कि परिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या होगी ये। यदि अंदर ये माइनस का चिन्ह आता है ना, तो ये क्या है? काल्पनिक संख्या हो जाती है। ये क्या होती है? काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या हो जाती है, लेकिन इसका हम यहाँ पर प्रयोग नहीं होगा। काल्पनिक संख्या को हम पढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर, 11th क्लास के अंदर, तो इसका कुछ यहाँ पर है नहीं कुछ भी, तो इसको अभी नहीं पढ़ रहे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो √2 और √3/2/3 माइनस √3/2 और पाई, इसी संख्या जो है ये अपरिमेय संख्या कहलाती है। बस यहाँ इतनी है। अब हमने और फिर हमारे पास मेन बात आती है कि जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को हमने पढ़ दिया, तो लास्ट में हमारे पास आती है भाई वास्तविक संख्या क्या है। जो हमारे पास मेन हेडिंग थी कौन सी थी? वास्तविक संख्या। ये वास्तविक संख्या क्या है? वास्तविक संख्या की देखो वो होती है परिमेय संख्याएं तथा अपरिमेय संख्याएं, है ना। परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं का मिश्रण ही वास्तविक संख्या कहलाती है। मतलब कि कोई भी एक हम कोई ले लेते हैं, मतलब ले लेते हैं कोई क्लास, उस क्लास के अंदर यदि हम परिमेय संख्याओं को और अपरिमेय संख्याओं को दोनों को उसके अंदर डाल देते हैं, तो डालने पर जो उसका मिश्रण बनता है तो उस क्लास का नाम क्या रखेंगे? वही वास्तविक संख्या। मतलब कि वह संख्या है जिनके अंतर सारी परिमेय संख्या है तथा अपरिमेय संख्या है सभी उपस्थित होती है, वास्तविक संख्या कहलाती है। यानी कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं का मिश्रण जो होता है वो वास्तविक संख्या कहलाती है। उसके अंदर पूरी संख्या आती है एक साथ में, है ना, तो वह वास्तविक संख्या कहलाती है। बस इसका इतना सही था, और ज़्यादा है कुछ नहीं है नहीं इसके अंदर। फिर उसके बाद में हमारे पास है कि भाई हम पढ़ेंगे आगे कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। बस संख्या इतनी सी थी, अब ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। और है कि लेकिन हाँ, जो वो लोग ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन यही जो चैप्टर है यही बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर 5 नंबर का आता है। तो आप इसके अंदर से एक छोटी चीज़ भी एक नंबर की छूट जाती है, तो अच्छी तरीके से पढ़ना है। तो अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे आगे की अंकगणित के आधार। अब हम देखें कि यहाँ पर अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। अंकगणित के आधार प्रमेय क्या है? वो प्रमेय है कि भाई कोई भाज्य संख्या होगी, उसको इतना तोड़ा जाए कि वह अंत में जा कर के जो अभाज्य संख्याएँ होंगी इनके गुणनफल के रूप में प्राप्त हो, है ना। बस यही है इसके प्रमेय कि कोई भाज्य संख्या जो होगी, भाज्य संख्या जो कि कोई भाज्य संख्या जो है वो क्या करेंगी, कोई भी इसको भाज्य संख्या को इतना तोड़ा जाए कि भाई क्या को इतना तोड़ा जाए कि वह अभाज्य संख्या के किसमें अभाज्य संख्या किसमें टूट जाए? अभाज्य संख्या के गुणनफल के, यानी कि गुणनफल के रूप में प्राप्त हो, है ना। इसमें प्राप्त हो हमें अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में हमें प्राप्त हो। तो यह है कि कोई भी भाज्य संख्या होगी उसके इतना तोड़ा जाए, उसका अभाज्य गुणनखंड किया जाए कि वह अंत में जाकर के अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में प्राप्त हो हमें, है ना। तो बस इतना यही था। और पहली बात, अब इसके ऊपर हमें अभी एक बात आती है, यहाँ पर जैसे बनता है कि भाई यहाँ पर ये भाज्य संख्या जो है, ये भाज्य संख्या क्या है, ये भाज्य संख्या क्या है, और ये हमारे पास अभाज्य संख्या क्या है ना। बात यहाँ पर आती है कि भाई भाज्य संख्या है क्या और अभाज्य संख्या क्या है ना। तो यहाँ पर बात करें हम कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या की, तो यहाँ पर लेते हैं भाई भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या जो है मतलब कि भाज्य संख्या वो होती है जिसके अंदर मतलब कोई मान लेते हैं कोई भाज्य संख्या जो है संख्या वो होती है मतलब कि जिसके अंदर पूरा भाग चला जाए किस संख्या का,
मतलब उसके अंदर स्वयं का भाग जाना चाहिए और उसके साथ में किसी अन्य अभाज्य संख्या का भाग जाना चाहिए, किसी अन्य संख्या का भी भाग चला जाए। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर 24 है ना, 24 का अंदर हम किस किस का भाग जा रहा है, 24 के अंदर 24 का भाग जाता है ना, 24 के अंदर 1 का भाग जाता है, और 24 के अंदर 2 का भी भाग जा रहा है, 12 का भी भाग जा रहा है ना, 4 का भाग जा रहा है, 6 का भाग जा रहा है, और 3 का भाग जा रहा है, और 8 का भाग जा रहा है। मतलब इतनी सारी संख्याओं का भाग जा रहा है। यानी कि स्वयं और 1 के अलावा यदि किसी अन्य संख्या का भाग जाता है उसके अंदर, तो वह क्या कहलाती है, अब भाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या ना, जिसके अंदर क्या है, मतलब कि वो 24 है, वो मतलब कोई भी संख्या जिसके अंदर स्वयं का भाग जाना चाहिए और स्वयं का भाग जा रहा है, और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग चला जाए, तो वह भाज्य संख्या कहलाएगी, है ना। और इसी प्रकार अब अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होगी भाई, अभाज्य संख्या होगी कि यहाँ पर जो अभाज्य संख्या मतलब कि वह संख्या जिसके अंदर स्वयं का और 1 का भाग जाना चाहिए, उसके अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाए, वो क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। कैसे, मतलब कि 2 है, 2 के अंदर स्वयं का भाग जा रहा है और 1 का भाग जा रहा है और अन्य संख्या का भाग नहीं जा रहा। 3 है, 3 के अंदर स्वयं का भाग जा रहा है और 1 का भाग जा रहा है, किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जा रहा। 5 है, 5 के अंदर 5 का स्वयं का भाग जा रहा है, 1 का भाग जा रहा है और किसी नहीं जा रहा। और 7 के अंदर 7 का भाग जा रहा है और 1 का नहीं जा रहा, है ना। तो इसके अंदर क्या है कि एक अन्य संख्या जो है जिस स्वयं को भाग जाना चाहिए और 1 का भाग जाना चाहिए, इसके अलावा कोई अन्य संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए, चला जाए तो वह भाज्य संख्या हो जाएगी। यानी कि स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग न जाए तो वह अभाज्य संख्या हो जाएगी, और जिसके अंदर स्वयं और 1 के अलावा अन्य संख्या भाग चला जाए वह भाज्य संख्या हो जाएगी। तो हम चलते हैं अपने प्रमेय पर। तो यहाँ पर बात है कि भाई भाज्य संख्या को इतना तोड़ा जाए कि वह अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में हमें प्राप्त हो, है ना। गणित के आधारित पर मैं यही है कि इतना तोड़ दिया जाए भाज्य संख्याओं की वह उस अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में प्राप्त हो। मतलब कि अभाज्य संख्या कौन सी है, 2, 3, 5, यानी कि जिनका स्वयं का, जिनके अंदर स्वयं का और 1 का भाग चला जाए और अन्य संख्या का भाग न जाए, तो वो उसमें। जैसे कि हम प्रमेय के अनुसार चले, तो प्रमेय के अनुसार क्या है भाई, अब प्रमेय के अनुसार हम चलें तो प्रमेय के अनुसार देखें कि भाज्य संख्या मान लेते हैं हम, कोई भी यही संख्या ले लेते हैं हम 24, जो कि भाज्य संख्या है ना। अब इनका मान 24 है, इसके अंदर हम क्या कर लेते हैं, साइड में यहाँ पर हम कर लेते हैं, तो इसका गुणनखंड करना तो होता है कि 9 तक हमने सबने गुणनखंड पढ़ा है। तो गुणनखंड क्या है, 24 का करना है। तो हम लिखते हैं कि इसके अंदर सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भाग देना है। इसमें सबसे छोटी संख्या का भाग देने पर देखो, सबसे छोटी संख्या क्या है, अभाज्य संख्या 2, 2 से दिया, 2 1 कम 2, 2 दूने 4। फिर इसमें भी सबसे छोटी संख्या 2, 2 दूने 2 का भाग दिया, फिर हमने 2 6 के 12, 2 का भाग जा रहा है इसमें, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 का भाग दी, 2 3 अच्छा। अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या जिसका इसमें भाग चला जाए 3 का जा रहा है 1 बार। तो इसमें जो अभाज्य गुणनखंड हमारे पास आ गए हैं, इनको यहाँ पर लिखते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। मतलब कि यहाँ पर अभाज्य संख्या के रूप में टूटा है ना। ये कैसे, जो हमारे पास जो अभाज्य संख्या थी ये, है ना, ये भाज्य संख्या जो थी हमारे पास भाज्य संख्या, इस भाज्य संख्या को हमने इतना तोड़ दिया कि यह अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में टूट गई है, प्राप्त हुई है हमें। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर सिर्फ स्वयं, यानी कि इसके अंदर अब सिर्फ स्वयं का और 1 का भाग आएगा, यानी कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ स्वयं का और 1 का भाग आएगा, और इसके अलावा अन्य संख्या का भाग नहीं जा रहा, है ना। तो उसी प्रकार हम बस इसकी प्रमेय यही है, गणित के आधारित प्रमेय कि भाज्य संख्या के अंदर सिर्फ खुद का भाग जाता है स्वयं का, और 1 का जाता है, उसमें अन्य संख्या का भाग चला जाएगा भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या के अंदर यह है कि भाई स्वयं को भाग जाए और 1 का जाए, तो उसके अलावा किसी का नहीं जाए, वह अभाज्य संख्या हो जाएगी। और हमारी प्रमेय यही थी गणित के आधारित पर में कि भाई भाज्य संख्या जो है उसको इतना तोड़ दिया जाए कि वह अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में हमें प्राप्त हो, बस। तो इतनी थी। अब हम क्या करेंगे, ये संगणित के आधारित पर में जो है इसके साथ में अब हम आगे ज्ञात करेंगे HCA। तो ये तो सब हो गया कि इसकी जो मेन पॉइंट है इसको याद रखना होगा कि ये एक प्रमेय जो पूछ जाती है, कभी भी एग्ज़ाम पूछ ली जाती है 1 नंबर में, या फिर इससे सवाल पूछ लिए जाते हैं, तो याद रखना। अब इसी तरीके से हम आगे यह क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बस यही इतना था, और आगे हम देखते हैं। तो इसमें अब इतना, फिर हमारे पास बात आती है कि भाई इसका एग्जाम्पल, है ना, वही संख्या।
अब इसका एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल था कि भाई HCF कैसे याद करते हैं, है ना। HCF कैसे याद करते हैं, HCF कैसे याद करते हैं, HCF याद करना, है ना। तो HCF किस चीज़ का याद करेंगे हम, HCF याद करेंगे इसके अंदर हम कि सिर्फ ये चैप्टर जो है वो चैप्टर हमारे पास यही है, इसके अंदर सिर्फ यही बता रखा है और ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। तो HCF याद करना, ये जो अंकगणित के आधारित प्रमेय जो होगी इसका सिर्फ यही होता है, इसलिए यही याद करते हैं हम कि भाई HCF जो है उसका HCF का ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। और जैसे वो हम याद करते हैं, मतलब कोई संख्या दे देगा वो, जैसे कि हमारे पास 196 है ना, और हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा मान लो कोई भी 336 मान लेता है, वो ऐसे कुछ संख्या दे देगा। अब वो कह देगा भाई इसका HCF याद कीजिए, है ना। इसका HCF कैसे याद कर देंगे, तो HCF याद करने का सीधा सा बात फॉर्मूला कि भाई ज़्यादा कुछ है नहीं। HCF कैसे याद किया जाता है, इसके अंदर एक बात याद रखनी होगी आपको HCF के अंदर कि एक लाइन है, ज़्यादा कुछ है नहीं, कि उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंडों की सबसे छोटी, उभयनिष्ठ गुणनखंडों की सबसे छोटी घात वाले पदों का गुणनफल। बस जय में क्या याद करना है, इसका HCF का उभयनिष्ठ गुणनखंडों की सबसे छोटी घात वाले पदों का गुणनफल। सबसे छोटे वाले घात वाले पदों का गुणनफल मतलब कि यहाँ पर पहले हम क्या कर लेते हैं, 196 का और 336 का हम गुणनखंड कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर 196 का 336 इसका हम क्या कर लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड में क्या करना है, देखो हम गुणनखंड कर लेते हैं तो इसका, तो इधर करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं हम कि भाई 196 जिसका हम गुणनखंड कर लेंगे, राष्ट्र की सबसे छोटी संख्या जिसका इसमें भाग चला जाए, अभाज्य संख्या जो कि है। और इसमें दो का जा रहा है, इसमें 2 × 18 2 × 16, सबसे छोटी संख्या जिसका इसमें भाग चला जाए वो क्या है, वो है 2, जिसका भाग दे रहा है इसमें 2 चौके 8 2 × 18। और सबसे छोटी संख्या जिसका इसमें भाग चला जाए, 2 का नहीं जा रहा, 3 का नहीं जा रहा, 4 का नहीं जा रहा, 5 का नहीं जा रहा, 6 का नहीं जा रहा, 7 का जा रहा है, 7 7 49 और 7 में 7 का जा रहा है ना। तो ये जो है 2 2 7 7, जैसे कि मतलब कि इसके अभाज्य गुणनखंड निकल कर आते हैं हमारे पास 2 × 2 × 7 × 7, है ना। तो इसको इस प्रकार लिखते हैं हम 2 की घात 2 × 7 की घात 2, है ना। अब 336 का हम गुणनखंड कर लेते हैं, तो 336 का गुणनखंड क्या होगा, इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या जिसका इसमें भाग चला जाए कौन सी है, 2 2 1 कम 2, है ना। 2 6 के 12 2 × 16, 2 से काट दो 2 × 16, 2 चौके 8, फिर 2 आ गया यहाँ पे, फिर सबसे छोटी संख्या 2 का 2 चौके 8 2 दूनी 4, फिर 2 का दिया हमने, फिर कितने बार 2 1 दूनी 4 2 1 2। अब यहाँ पर 2 का नहीं जा रहा हूँ, 3 का चला जाएगा, हाँ 3 7 21, 7 में 7 का ही जाएगा और किसी संख्या नहीं जाएगा क्योंकि अभाज्य संख्या है 7 × 7। तो यहाँ पर क्या है 2 2 2 2 3 और 7, तो यहाँ पर लिख देते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 7। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि भाई 2 की घात 4 × 3 की घात 1 × 7 की घात 1। ये क्या बोलता है, HCF क्या बोलता है, HCF में है कि उभयनिष्ठ गुणनखंडों की सबसे छोटी घात वाले पदों का गुणनफल। उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन कौन से इसके अंदर, 2 उभयनिष्ठ दोनों में 2 आ रहा है, 7 दोनों में आ रहा है और 3 नहीं आ रहा, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालते हैं इसमें से। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम कौन सी है, HCF हमें ज्ञात करना है किसका, HCF हमें ज्ञात करना है 196 का एंड 336 का, है ना। तो ऐसे लिख देना है इसे कोष्टक के अंदर। फिर हमें क्या लिख देना है, सब
इन दोनों की उभयनिष्ठ संख्या। उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन से हैं इसके? 2। सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है तो सबसे छोटी संख्या दोनों में से क्या होगी? 2 की घात 2, 2 की घात 2 और गुणा, और सबसे और एक और कौन सा है उभयनिष्ठ गुणनखंड? 7। 7 की सबसे छोटी घात 7 की घात 1, और इसमें 3 जो है इसमें उभयनिष्ठ नहीं है, 3 इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, तो इतना ही होगा ये। और इसके अंदर फिर इसको कर देंगे 2 की घात 2 मतलब कि 4 गुणा 7 की घात 1 मतलब कि 7, 7 चौके 28। इसका जो HCF जो हो जाएगा वो HCF हो जाएगा 196 एंड 336 का 28, क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा। इसका HCF याद आएगा, बस इतना से सॉल्व करना है। और एक तो है कि भाई HCF इस प्रकार से ज्ञात किया जाता है ना। और LCM कैसे ज्ञात करते हैं, वो LCM हम बताएंगे भाई। तो हम देख चलते हैं LCM की तरफ, LCM कैसे ज्ञात किया जाता है ना। तो LCM देखो यहाँ पर लिखते हैं हम LCM है ना, जिसको बोलते हैं हम लघुत्तम समावर्त है ना, लघुत्तम समावर्त्य है ना, जिसको हमें क्या करना होगा। और इसको हम क्या बोलते हैं? HCF को महत्तम समावर्त्य, क्या बोलते हैं? इसको यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, महत्तम, थोड़ा सा गलत हो गया, महत्तम समावर्त्य। तो हम ज्ञात करेंगे LCM। HCF ने ज्ञात कर लिया, HCF हमारे पास आ गया 28 है ना, तो हम LCM ज्ञात करेंगे। तो LCM लिख देते हैं यहाँ पर, LCM क्या है, जिसे हम क्या बोलते हैं? लघुत्तम समावर्त्य, लघुत्तम समावर्त्य, जो कि LCM है, लघुत्तम समावर्त्य। अब लघुत्तम सामर्थ्य जो है इसको हमें ज्ञात करना है। LCM तो हमें ज्ञात कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं महत्तम सामर्थ्य, और लघुत्तम सामर्थ्य जो कि LCM है इसको ज्ञात करना है। तो LCM जो होता है इसमें क्या होता है, जो HCF जो होता है उसका थोड़ा उल्टा होता है बस। HCF में क्या है कि उभयनिष्ठ होता है और उसके अंदर गुणनखंडों की सबसे छोटी घात का के पदों का गुणनफल होता है, और इसके अंदर सबसे जो यानी कि इसमें उभयनिष्ठ नहीं होगा, इसमें सभी गुणनखंड होंगे, और सभी गुणनखंडों के सबसे बड़ी घात जो होगी ना उनके पदों के गुणनफल होगा, है ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं सभी गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात वाले पदों का गुणनफल वो हमें ज्ञात करना है इसमें, है ना। वो इसमें ये होता है, अब उसमें वो होता है और इसमें ये होता है ना। तो हम कैसे करते हैं, और इसके अंदर एक फॉर्मूला है, जब हम ज़्यादा इसमें कुछ ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या है कि एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला है जैसे कि भाई यहाँ पर हम लिखते हैं कि वो फार्मूला है HCF, है ना, A, B इंटू यहाँ पर LCM A, B बराबर A इंटू B, ये फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले में क्या है, जो हमारे पास HCF का मान रखा होगा, मान था ना, वो इसमें रख देंगे और LCM हमारे पास निकल कर आ जाएगा, और यहाँ पर इन दोनों संख्याओं को गुणा कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर वो संख्या जो होती है इसका मान निकालते हैं, जैसे कि HCF कितना था हमारे पास 28 था, इंटू LCM हमें ज्ञात करना है ना। संख्या एक क्या थी हमारे पास 196 और एक थी 336, है ना। तो 196 और इंटू 336 गुणा कर देंगे तीनों, है ना, दोनों का। फिर यहाँ पर जो 28 था इसको नीचे ले जाएंगे, यहाँ पर LCM ये हो जाएगा 136, 196 और 336 बराबर 196 इंटू 336 अब कौन हो जाएगा 28। अब इस 28 कैसे हम भाग देते हैं, तो कितने बार चला जाएगा देखते हैं। 4, 16,
इसका भाग चला जाएगा यहाँ पर कितने बार, 7 बार, है ना। कितने बार चला जाएगा, 7 बार। तो हम यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 को गुणा कर देंगे 336 से, कितना आ जाएगा, 7 6 के 42, 2 यहाँ से लगे 4, 7 या 21 और 4 कितने होंगे 25 का 5 का यहाँ से लगे 2, यहाँ पर 7 के 21 और 2 कितने होंगे 23। तो यहाँ पर 2352, ये कितने हो जाएंगे 2352, है ना। तो 2352 हो गए। अब इसमें क्या करना है, ये जो हमारे पास था LCM, है ना, ये हमारे पास निकल कर आ जाता है क्या, LCM 196 336 का क्या निकल कर आ जाता है हमारे पास, LCM निकल कर आ जाता है। फिर हम क्या करेंगे, जो LCM निकल कर आया, अब वो क्वेश्चन पूछेगा कि भाई आप HCF और LCM ज्ञात कीजिए। HCF दे देगा तो LCM ज्ञात कराओ, जैसे कि HCF हमने क्या वो था, तो इस फॉर्मूले में रख करके हमने क्या कर लिया, LCM को ज्ञात कर लिया। अब फिर वो बोल देगा कि भाई दोनों, या तो फिर दोनों को पूछ लेगा, HCF और LCM ज्ञात कीजिए, संख्या दे देगा वो, है ना। और वो बोल देगा कि भाई इसकी जांच कीजिए, आप जो आपने क्वेश्चन किया है वो सही है गलत है उसकी जांच कीजिए। तो इसी जांच किससे करेंगे, इसी फॉर्मूले से हम उसकी जांच कर सकते हैं। इससे ये जो फॉर्मूला है ना हमारे पास, इसी फॉर्मूले से हम इसकी क्या कर लेते हैं, जांच कर सकते हैं। कैसे, तो देखते हैं। हमारे HCF और LCM दोनों आ गया, तो हम लिखते हैं यहाँ पर HCF संख्या कहती है हमारे पास 196 336 इंटू LCM 196 336 बराबर A इंटू B, यानी कि 196 इंटू 336। यदि HCF और LCM का गुणनफल जो होता है वो 196 और 336 के गुणनफल के बराबर आया, तो मतलब कि यह क्वेश्चन सही है। तो हम देखते हैं, इसे जांच करते हैं। HCF कितना था हमारा 28 इंटू इसका कितना था 2 352, LCM था बराबर 196 इंटू 336 था। अब इसका जो मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो इसका गुणा जो होता है वो गुणा क्या है, हम गुणा कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। वो गुणा करते हैं हम, तो गुणा देखो 196 का इंटू 336 का गुणा करते हैं, क्या हो जाएगा, 6 6 36 का 6 का 80 लगी 3, 6 9 54 और 3 कितने हो गए 57 का 7 80 लगी 5, 6 एकम 6 5 11, है ना, इंटू 3 का 3 6 18 8 80 लगी 3 27 1 28 का 8 80 लगी 2, 3 एकम 3 और 2 5। अब इंटू फिर वही लिख देना है, वही 3 का है, तो वहाँ पर 3 6 18 का 8 5 लगी 1, 3 9 27 1 28 का 8 5 लगी 2, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 2 5, तो 6 8 और 7 कितने हो गए पूरे 15 5 का 8 लगी 1, 2 8 10 10 8 18 का 8 का 8 लगी 1 1 2 2 5 7 7 8 15 का 5 का 8 लगी 1 5 1 6। यहाँ पर कितना 6 5 8 5 6 कितना आ गया 6 5 8 5 6, है ना। तो अब हम इसकी संख्या का इनको गुणा कर लेते हैं, 28 और 200 1352 को गुणा कर लेते हैं। तो 28 गुणा 2352 कर लेते हैं, तो 8 का 8 दूने 16, 8 पंजे 40 1 कितने हो गए 17 वो 41, 8 दूनी 16 को 56 लगी 1, 8 पंज 40 1 41 का 1 यहाँ से लगी 4, 8 24 और 4 कितने हो गए पूरे 28 का 8 यहाँ से लगी 2, 8 दूनी 16 8 2 18 ना, इंटू 2 दूनी 4 2 पंजे 10 की 0 यहाँ से लगी 1, 2 3 6 1 7 और 2 दूनी 4 होगा। फिर हम क्या कर रहे हैं 6 4 1 5 8 का 8 8 7 15 का 5 यहाँ से लगी 1 1 1 2 और 4 6 कितना 6 5 8 5 है, हाँ कितना हो जाएगा 6 5 8 5 6, मतलब एच डी, यानी कि ये जो संख्या है 6 5 8 5 6 है ना, वो किसके बराबर है 6 5 8 5 6 के बराबर है। मतलब कि यह क्वेश्चन सही है ना, यह क्वेश्चन क्या है सही है, मतलब यह आंसर सही है। तो बस आज तक इतना ही, तो है ना, ये क्वेश्चन हमारे पास सही है। तो हम आगे पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन यहाँ तक हो गया। और अगली जो क्लास होगी हमारी
जो उस अगली क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1, है ना, जिसके अंदर जो चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं हैं उनका अगली क्लास हम पढ़ेंगे, जो कि है एक्सरसाइज 1.1। अब अगले लेसन में हम एक्सरसाइज 1.1 शुरू करेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी क्लास जो है मिस ना हो आपकी, और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जो भी क्लास आएगी उसका आपके पास नोटिफिकेशन जल्दी पहुंच जाएगा, और आपके दोस्तों के पास में ज़रूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।